बाजार में जब कोई कंपनी अपनी कमाई के आंकड़े पेश करती है तो आमतौर पर वो एक सीधी सपाट तस्वीर होती है, लेकिन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हालिया तिमाही रिपोर्ट ने एक बेहद दिलचस्प वित्तीय पहेली खड़ी कर दी है। एक ऐसा विरोधाभास जो पहली नजर में शायद समझ ही ना आए। तो आइए बिना देर किए इस माइक्रो से मैक्रो तस्वीर की गहराई में उतरते हैं और इस दिलचस्प एक्सप्लेनर के जरिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो उभर कर आता है वो ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी कंपनी की टॉप लाइन यानी कुल कमाई धड़ाम से गिर जाए, लेकिन उसका मुनाफा अनुमानों को भी शानदार तरीके से पीछे छोड़ दे। पावर ग्रिड के नतीजों में बिल्कुल यही विरोधाभास दिखा है। स्टैंडअलोन रेवेन्यू में 90% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई, फिर भी कंपनी ने शुद्ध मुनाफे के मामले में सबको चौंका दिया। यह सच में सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे संभव हुआ। यहीं पर स्टैंड अलोन अकाउंटिंग के शोर और कंसोलिडेटेड आंकड़ों की असलियत के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। स्टैंड अलोन अकाउंटिंग में एक स्पष्ट विसंगति है, जहां रेवेन्यू केवल 1000 करोड़ रुपए दिख रहा है। पिछले साल के 11,000 करोड़ के मुकाबले यह सच में एक बहुत बड़ी गिरावट लगती है। लेकिन जरा कंसोलिडेटेड हकीकत पर नजर डालिए। कुल रेवेन्यू 11,666 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल के 12,275 करोड़ रुपए के मुकाबले सिर्फ 5% कम है। यानी असली कहानी किसी भारी नुकसान की नहीं, बल्कि विशिष्ट अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की है। तो असली तस्वीर इस एक आंकड़े में छिपी है। 4,546 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा। पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 4,143 करोड़ रुपए की तुलना में यह करीब 10% की शानदार छलांग है। विश्लेषकों ने 4,400 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया था, जिसे कंपनी ने बेहद आसानी से पार कर लिया। यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि टॉप लाइन में मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद कोर ट्रांसमिशन एसेट्स का प्रॉफिट मार्जिन आज भी बेहद आकर्षक और मजबूत बना हुआ है। अब देखते हैं कि ये रेवेन्यू असल में आ कहां से रहा है। जो मुख्य ट्रांसमिशन व्यवसाय हैं, उसमें 7.2% की मामूली गिरावट जरूर देखी गई, लेकिन इस कमी की शानदार ढंग से भरपाई कर दी कंसल्टेंसी बिजनेस ने, जहां 60.4% की जबरदस्त वृद्धि दर्ज हुई। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर ने भी 4.3% के साथ एक स्थिर प्रदर्शन दिया। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि आय के विविध स्रोत कैसे किसी भी कंपनी के लिए एक संतुलित और लचीला ढांचा तैयार करते हैं। भाग 1, ट्रस्ट और पेआउट्स। यह समझना भी अहम है कि यह मजबूत मुनाफा सीधे तौर पर शेयर धारकों के लिए वैल्यू कैसे बना रहा है। पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी पीजी इन्विट की वित्तीय मजबूती के आंकड़े खुद गवाही देते हैं। प्रति यूनिट 3 रुपए का पेआउट घोषित हुआ है। इसका ढांचा भी काफी दिलचस्प है। 1.71 रुपए ब्याज से आ रहे हैं, 41 पैसे कर योग्य लाभांश से और 77 पैसे पूंजी वापसी से हैं। यह ट्रस्ट एक बेहद विश्वसनीय नकदी प्रवाह उत्पन्न कर रहा है, जिसने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 911.8 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। इसी बीच मूल कंपनी के बोर्ड ने भी पूंजी को सुव्यवस्थित करने के लिए अहम कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1.25 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पूंजी की स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए रुपए टर्म लोन के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने की रणनीतिक मंजूरी भी मिल गई है। भविष्य के बड़े विस्तार के लिए संसाधन जुटाने का यह एक बेहतरीन तरीका है। क्रेडिट रेटिंग्स पर नजर डालें तो इस कंपनी की वित्तीय स्थिरता बिल्कुल अभेद्य नजर आती है। ICRA, केयर और क्रिसिल जैसी तमाम प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने इसे एक स्वर में AAA स्टेबल रेटिंग दी है। यह कड़े वित्तीय अनुशासन का सीधा प्रमाण है। इसी ठोस बुनियाद के दम पर वित्तीय वर्ष के दौरान 25,542 करोड़ रुपए की इंक्रीमेंटल उधारी सफलतापूर्वक जुटाई गई, जो बिना कोई अतिरिक्त जोखिम लिए विकास के लिए पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है। भाग 2, निष्पादन की बाधाओं को दूर करना और ग्रिड की रफ्तार बढ़ाना। अब वित्तीय नतीजों से आगे बढ़कर जमीनी हकीकत को देखते हैं। यह जो बदलाव हुआ है वो सच में एक गेम चेंजर है। पहले की जो 18 से 24 महीने की समय सीमा थी वो काफी अवास्तविक लगती थी। अब प्रोजेक्ट टाइमलाइन को 30 से 36 महीने की अधिक यथार्थवादी और अनुमानित सीमा पर रीसेट किया गया है। ये व्यावहारिक कदम पूंजीकरण यानी कैपिटलाइजेशन की भविष्यवाणी को कहीं बेहतर बनाता है और आय में होने वाली किसी भी देरी या स्लिपेज के जोखिम को काफी हद तक कम कर देता है। इन 3 बुनियादी सुधारों पर गौर करना जरूरी है, जो काम की रफ्तार को व्यवस्थित तरीके से बढ़ा रहे हैं। पहला, भूमि विवादों को सुलझाने के लिए 30 से 60% का बाजार लिंक्ड मुआवजा ढांचा, जिसने राइट ऑफ वे की पुरानी चुनौतियों को बहुत कम कर दिया है।
दूसरा, ट्रांसफार्मर निर्माण क्षमता का विस्तार करके सप्लाई चेन की अड़चनों को दूर करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, हर साल 1400 से अधिक तकनीशियनों को प्रशिक्षित करके एक कुशल कार्यबल तैयार करना। इसके अलावा कॉरपोरेट ढांचे के स्तर पर भी एक बड़ी रणनीतिक चाल चली गई है। 19 विशेष प्रयोजन वाहनों यानी SPVs का केवल 2 में विलय किया जा रहा है और आगे भी सब्सिडियरीज के विलय की योजना है। यह एक ऐसा कदम है जो शायद तुरंत कमाई ना बढ़ाए, लेकिन यह कॉरपोरेट प्रशासन को अत्यंत सरल कर देता है। यह पूंजी आवंटन की दक्षता में सुधार करता है और भविष्य के विशाल एसेट विकास के लिए एक स्केलेबल आधार तैयार करता है। भाग 3, ट्रिलियन रुपए की पाइपलाइन। भारत के हरित भविष्य को फाइनेंस करने की दिशा में यह सबसे बड़ा कदम है। हाल ही में IPL कैपिटल की रिपोर्ट भी इस बात पर मुहर लगाती है कि एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन में एक बहुत तेज रिकवरी देखी गई है। इसी जमीनी रिकवरी के आत्मविश्वास के चलते प्रबंधन ने अपने निकट अवधि के पूंजीकरण मार्गदर्शन को अपग्रेड किया है, जो अब स्पष्ट रूप से 250 अरब रुपए से अधिक रहने का मजबूत अनुमान है। जरा इस पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स की आक्रामक वृद्धि को देखिए। कुछ साल पहले जो आंकड़ा महज 80 से 90 अरब रुपए के आसपास हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 26 में 350 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और बात यही नहीं रुकती, वित्त वर्ष 28 तक इसे 450 अरब रुपए तक ले जाने का एकदम स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। ये वृद्धि दर वाकई चौंकाने वाली है। और ये सारा कैपेक्स आखिर किस अवसर को भुनाने के लिए है? ये 15 ट्रिलियन रुपए का विशाल राष्ट्रीय ट्रांसमिशन अवसर है। इसके घटकों पर नजर डालें तो 7.9 ट्रिलियन रुपए घरेलू गैर जीवाश्म ऊर्जा से, 3.7 ट्रिलियन जीवाश्म ईंधन से, 3.0 ट्रिलियन अंतर्राष्ट्रीय लिंक से और 400 अरब रुपए ब्रह्मपुत्र बेसिन से आने का अनुमान है। ये पाइपलाइन 2027 और 2036 के बीच विकास की एक अपार बहुवर्षीय दृष्टता प्रदान करती है। भाग 4, कोर ट्रांसमिशन से आगे। अब इस पूरे मैक्रो ऊर्जा बदलाव को समझना काफी दिलचस्प है। इन कैपेक्स के विशाल आंकड़ों का असली वजन तब समझ आता है जब हम इन्हें भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़कर देखते हैं। देश ने वित्त वर्ष 2035 तक 786 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का एक अत्यंत आक्रामक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। बिल्कुल, PL कैपिटल की ये टिप्पणी एकदम सटीक बैठती है कि यह लक्ष्य संरचनात्मक रूप से पावर ग्रिड को ऊर्जा संक्रमण चक्र के प्रमुख लाभार्थी के रूप में स्थापित करता है। जरा सोचिए, जब इतनी भारी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी तो ग्रिड को संतुलित करने और उस हरित ऊर्जा की निकासी की जो अनिवार्यता होगी, वो इस कंपनी को देश के ऊर्जा संक्रमण के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा करेगी। और यही वजह है कि बाजार इस लंबी रेस की क्षमता को अच्छी तरह पहचान रहा है। अल्पावधि की अकाउंटिंग शोर और स्टैंड अलोन रेवेन्यू की गिरावट से परे जाकर देखें तो जैसे जैसे निष्पादन की बाधाएं दूर हो रही हैं और पूंजीगत व्यय की पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, बहुवर्षीय विकास में बाजार का यह मजबूत विश्वास चार्ट्स पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। अंत में यह पूरा विश्लेषण एक बेहद विचारोत्तेजक सवाल के साथ संपन्न होता है। जैसे जैसे यह देश 786 गीगावाट हरित ऊर्जा को अपने ग्रिड में एकीकृत करने की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, यह ट्रिलियन रुपए का विशाल ग्रिड विस्तार अंततः घरेलू ऊर्जा सुरक्षा के भविष्य को कैसे नया आकार देगा? यह एक ऐसा गंभीर और मैक्रो स्तर का सवाल है जो आने वाले कई दशकों तक हमारे ऊर्जा परिदृश्य को परिभाषित करेगा। इस गहरे एनालिसिस में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।